हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपना क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 2 विच इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब भाई प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? जैसे आप स्कूल में जाते हो, स्कूल के भी कुछ अपने प्रिंसिपल है, गाइडलाइंस है या फिर रूल्स वगैरह हैं। आप इस तरीके से लगा सकते हो रूल्स, जैसे कि आपको अच्छे से नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म पहन के आने हैं। टीचर्स के लिए भी सूट साड़ी का ड्रेस कोड है, स्टूडेंट्स के लिए भी ड्रेस कोड है। एक टाइम फिक्स है कि आपको इतने टाइम तक स्कूल आना ही आना है, ये होमवर्क आपको करके ही करके लाना है। इस टाइप से प्रिंसिपल्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। तो प्रिंसिपल्स आप एक तरीके से कह सकते हो कि रूल्स होते हैं। समझ में आ रहा है? तो अब मैनेजमेंट के एरिया में या फिर किसी भी बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन के एरिया में कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, कौन कौन से रूल्स होते हैं, वो किसने दिए और उन प्रिंसिपल्स का नाम क्या है और उनका मतलब क्या है, वो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। इजी सा चैप्टर है, एक बार आपको बस समझना है और आपको अपने आप याद हो जाएगा कि कौन से प्रिंसिपल क्या कहना चाहता है, राइट। सो अब स्टार्ट करने से पहले हम दो चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। एक तो अगर आपको कोई भी डाउट आए ना, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। और दूसरा, अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर। तो दोनों जो प्लेटफॉर्म की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल क्या होता है? वही रूल्स, गाइडलाइंस, है ना, या फिर एक ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं सच्चाई की या फिर ट्रुथ की, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज़ सोच सकते हैं या फिर एक्शन में ला सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक प्रिंसिपल आया है स्कूल का कि ऑल द टीचर्स आर रिक्वायर्ड टू अटेंड द स्कूल ऑन सैटरडे ऑल्सो, कि मतलब हर टीचर को सैटरडे को भी स्कूल अटेंड करना ही करना है। तो ये एक गाइडलाइन है, ये एक स्टेटमेंट है, ट्रुथ है। और इसी के हिसाब से टीचर्स जो है वो थॉट करेंगी और एक्शन करेंगी कि वो हर सैटरडे को भी स्कूल आएंगे, अदरवाइज दे विल बी कट ऑफ फ्रॉम देयर सैलरी, है ना। तो ये होता है भाई प्रिंसिपल, स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ, प्रोवाइड गाइडेंस टू थॉट एंड एक्शन। ओके। अब मैनेजमेंट, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि मैनेजमेंट क्या होता है, तो अब मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? तो मैनेजमेंट के एरिया में जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो बहुत ब्रॉड होते हैं, बहुत भारी भरकम प्रिंसिपल्स होते हैं। कुछ गाइडलाइंस होती है, कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं, जिसके हिसाब से हम एक ऑर्गेनाइजेशन में, हम किसी भी फर्म में डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। डिसीजन ले सकते हैं और बिहेवियर उसी तरीके से हम एक्शन कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को अपनी सेल्स बढ़ानी है, तो इसका प्रिंसिपल क्या होगा कि या तो आप सेल्स कैसे बढ़ा सकते हो, कि बाय एडवर्टाइजिंग, हम एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं, है ना। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होती है, कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं, जिसके थ्रू हम डिसीजन ले सकते हैं और उसी के हिसाब से हम एक्शन कर सकते हैं, ठीक है। सो उसी की वजह से हम मैनेज कर सकते हैं चीज़ों को। ओके। अब हर चीज़ के प्रिंसिपल्स होते हैं, चाहे आप घर के लगा लो, घर के ये प्रिंसिपल्स होते हैं कि आपको इतने बजे तक सो जाना है, इतने बजे तक उठना है, इतने बजे आपको खाना खाना है, इतने बजे आपको ये करना है। तो हर जगह के प्रिंसिपल्स होते हैं और उन्हीं प्रिंसिपल, उन्हीं रूल्स के हिसाब से हम डिसीजन लेते हैं और अपना एक्शन या फिर बिहेवियर करते हैं। इतनी बात समझ में? अब नेचर जान लेते हैं कि भाई ये होते कैसे कैसे हैं प्रिंसिपल। एक तो इनकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होती है कि चाहे आपका बिजनेस है या फिर बिजनेस नहीं है, आपका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, चाहे वो बड़ा इंटरप्राइज है, छोटा इंटरप्राइज है, हर जगह प्रिंसिपल्स या फिर रूल्स जो है वो लागू होते हैं। दूसरा, जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस का क्या मतलब है कि हम एक्शन ले सकते हैं उन जनरल गाइडलाइंस या फिर स्टेटमेंट के हिसाब से, हम डिसीजन बना सकते हैं। वैसे तो ये प्रिंसिपल्स हमें रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं बना के देते। मान लो आपके सामने कोई सिचुएशन आ रही है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये प्रिंसिपल्स रेडीमेड सॉल्यूशन थोड़े ना देंगे कि अगर ये सिचुएशन आएगी तो आपको ऐसे करना है। ऐसे तो कहीं पे भी नहीं लिखा होता, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, राइट। तो आपको ये लेकिन बेसिक गाइडलाइन देते हैं कि आप किसी किसी सिचुएशन में ऐसा प्रिंसिपल फॉलो कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर भी वही लिखा है, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो चेंजिंग है, डायनेमिक है, हमें फ्यूचर का पता नहीं कि कैसी से हमारे पास सिचुएशन आ जाए। तो प्रिंसिपल्स जो है वो हमें कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं बताते कि आपको ऐसी सिचुएशन में ये करना है, बट एक जनरल गाइडलाइन हमें पता होती है कि अगर कुछ कुछ ऐसा होने लग जाए तो हम ऐसे ऐसे कर चीज़ें कर सकते हैं। सो दीज आर जनरल गाइडलाइंस। ओके। अब ये प्रिंसिपल्स बनते कैसे हैं? प्रैक्टिस से।
एक्सपेरिमेंट से, एक्सपीरियंस से, रिसर्च वर्क से, ठीक है। फ्लेक्सिबल होते हैं यानी कि अगर एक प्रिंसिपल मान लो एक रूल है कि हर टीचर को सैटरडे को स्कूल आना ही आना है, तो वो चीज़ जो है टाइम टू टाइम हम चेंज भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं एज़ पर द जो डिमांड होगी सिचुएशन की, ठीक है। सो ये फ्लेक्सिबल होते हैं। मेनली बिहेवियरल होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, जो ह्यूमन का बिहेवियर है, वो प्रिंसिपल्स के हिसाब से ही चलता है, ठीक है। तो ये होता है मैनली बिहेवियर। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होती है प्रिंसिपल्स में, जैसे कि मान लो कोई सिचुएशन आई, कोई उस सिचुएशन को हमने प्रिंसिपल लगाया और फिर उस प्रिंसिपल को लगाने के बाद उसका क्या इफेक्ट निकला, तो वो चीज होती है प्रिंसिपल्स में कि कोई भी चीज आती है उसके ऊपर हम प्रिंसिपल लगाते हैं, फिर उसका क्या असर निकलता है, क्या इफेक्ट निकलता है, वो चीज होती है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। अब ये होते हैं कंटिजेंट यानी कि डिपेंड होते हैं, ठीक है। किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड होते हैं। मान लो कोई सिचुएशन आ गई एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसके ऊपर हमने प्रिंसिपल, उसी सिचुएशन के हिसाब से हमने उसके ऊपर वैसा प्रिंसिपल लगाया और उसके बाद हमने इफेक्ट देखा। मान लो लाइक इंडियन मार्केट जो है वो स्पाइसी खाना बहुत खाना पसंद करती है, ठीक है। तो मैकडोनल्ड्स को पता चला एज एन मल्टीनेशनल कंपनी कि यहाँ पर तो सबके सब स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, ठीक है। तो उसने रिसर्च करी, तो उसने इस सिचुएशन के ऊपर स्पाइसी खाने के ट्रेंड के ऊपर एक प्रिंसिपल लगाया कि हमें जो है अपने मेन्यू में स्पाइसी बर्गर्स भी ऐड करने होंगे। तो ये प्रिंसिपल लगाने के बाद उन्होंने वो चीज़ इम्प्लीमेंट करी और उसके बाद जो कस्टमर्स है वो अट्रैक्ट होने लग गए। तो एक कंटिजेंट है कि मतलब जैसी भी आपकी सिचुएशन होगी उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो उसी हिसाब से आप प्रिंसिपल लगाओगे और उसी हिसाब से उसका एप्लीकेबिलिटी होगी। तो ये कंटिजेंट है, डिपेंडेंट है ऑन दी सिचुएशन, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है वो देखो। एक तो ये प्रोवाइड मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू द रियलिटी। अब ये मैनेजर्स को एक सही दिशा दिखाते हैं कि आपको इस दिशा में जाना है ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अकम्प्लिश कर पाओ, ठीक है। पूरा मतलब अचीव कर पाओ जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं, ठीक है। सो ये गाइड करते हैं मैनेजर्स को। दूसरा, अगर हमें पता होगा कि हमें क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, तो हम रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। जितने भी हमारे पास साधन है, जैसे मान लो मैकडोनल्ड्स का एग्जांपल लेते हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपने मेन्यू में स्पाइसी खाने को या फिर स्पाइसी बर्गर्स को भी ऐड करेंगे। तो फिर उसके बाद उन्हें पता चल गया कि अब हमें क्या करना है, तो वो उसी हिसाब से रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेंगे, है ना। और उसके बाद उनका इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होगा, मतलब उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे से फंक्शनिंग करेगी इन ऑर्डर टू गेन द प्रॉफिट्स, ठीक है। नेक्स्ट इज साइंटिफिक डिसीजन। तो डिसीजन जो होते हैं मैनेजमेंट के, वो रियलिस्टिक होते हैं, बैलेंस होते हैं, पर्सनल बायस मतलब पर्सनल डिस्क्रिमिनेशन से अलग होते हैं। तो ये जो है साइंटिफिकली बेस्ड ज़्यादा होते हैं। मीटिंग द चेंजिंग इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स। अब भाई हमारे इन्वायरमेंट में कितने सारे चेंजेस आते रहते हैं ना, उन सारे चेंजेस को हम स्टडी करते हैं, उनका कॉज एंड इफेक्ट निकालते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं उसी चेंजिंग इन्वायरमेंट के ऊपर हम प्रिंसिपल्स लगा के अपनी ऑर्गेनाइजेशन को संभालते रहते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के फैक्टर्स से, ठीक है। सो प्रिंसिपल्स से हम इन सब चीज़ों, इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट जो चेंज होती रहती है, इन सब चीज़ों से भी कोप अप कर सकते हैं, ओके। अगला देखो, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को ही अचीव करने में हेल्प नहीं करता, बट हमारी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी देखने में हेल्प करता है। कहने कहने का मतलब है इसके अंदर ह्यूमन एलिमेंट भी मिक्स है। जैसे कि प्रिंसिपल्स में ये भी लिखा हुआ है कि आप हर एक एम्प्लॉय जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, साथ ही साथ उसको फेयर रेन्यूमरेशन मिलना चाहिए, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो मतलब ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के लिए नहीं है, ये जो है तो ये जो है सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के लिए नहीं है, ये जो इसके अंदर ह्यूमन का एलिमेंट्स भी आते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। अब मैनेजमेंट जो है हमारा, तो मैनेजमेंट के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो हेल्प करते हैं। एक इंसान की ट्रेनिंग ऑन दी रेगुलर बेसिस होती रहती है, उसको एजुकेशन मिलती रहती है कि इस सिचुएशन में हमें ऐसे करना चाहिए, इस सिचुएशन में हमें ऐसे करना चाहिए। और रिसर्च भी होती रहती है, क्या पता कहीं पर हमें मॉडिफिकेशंस करने की भी नीड हो जाए, तो उसके लिए हम रिसर्च भी करते हैं। तो बहुत सारे फायदे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के और इसकी इंपॉर्टेंस भी बहुत है। अब ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किसने दिए हैं, ये दिए हैं हमारे फ्योल सर ने, ठीक है, हेनरी फ्योल सर ने। और दूसरा टेलर के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। टेलर ने भी दिए हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट, और दूसरा फ्योल ने भी दिए हैं। तो फ्योल ने आई गेस
तो फियोल ने अराउंड 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमें दिए, तो सबसे पहले हम उनके बारे में पढ़ेंगे। पर पहले हम जान लेते हैं कि ये हेनरी फियोल थे कौन, ठीक है। हेनरी फियोल जो थे, इनकी डेट ऑफ बर्थ देख लो, 1841 से लेकर 1925 तक। इनको डिग्री किस में मिली थी? माइनिंग इंजीनियरिंग, और इन्होंने फ्रेंच माइनिंग कंपनी को ज्वाइन किया था इन 1860 एज एन इंजीनियर, ठीक है। उसके बाद इनको मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया, इंजीनियर से सीधा मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया 1988 में। तो जब कंपनी जो है वो बैंक्रप्सी की हालत पे आ गई थी, जब वो कुछ भी पे नहीं कर पा रही थी, तो उसके बाद सारा जो भांडा है वो किसने ले लिया? हेनरी फ्योल ने ले लिया कि मैं इस कंपनी को चलाऊंगा, अब मैं सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करूंगा। और उन्होंने अपने इतने अच्छे एक्सपीरियंस के साथ, रिच और ब्रॉड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस के साथ, उन्होंने इस कंपनी का लक बदल दिया, फॉर्च्यून बदल दिया। और उन्होंने जो इस कंपनी में कंट्रीब्यूशन करे एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, तो इसकी वजह से वो फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट जाने जाने लग गए, ठीक है। और उन्होंने कितने जितने भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे और जितने भी चीज़ें उन्होंने उस कंपनी में की थी, वो सारे कंट्रीब्यूशन जो है वो 14 प्रिंसिपल्स के उसमें आते हैं। अब वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स है वो देखते हैं हम, ठीक है। सबसे पहला है हमारा डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है कि जितना भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन का काम है ना, वो छोटे छोटे टास्क में बांट दो। मान लो मेरा काम है कि मुझे 10th 11th 12th के ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है, 11th 12th कॉमर्स के और 10th के ऑल सब्जेक्ट्स जितने भी हैं, उन सभी की वीडियोस आपको बना के देनी है, ठीक है। अब देखा जाए तो बहुत बड़ा टास्क है, बट मैं क्या करूंगी? डिवीजन ऑफ वर्क करूंगी, छोटा छोटा कर करके उसको बड़े गोल को अचीव करूंगी। जैसे पहले 10th की इंग्लिश बना दी, 11th की बिजनेस बना दी, 12th की अकाउंटेंसी बना दी। इस टाइप से छोटे छोटे वर्क्स को मैं अलॉट करूंगी, स्मॉल टास्क, स्मॉल जॉब करूंगी, डेली उसको परफॉर्म करूंगी, तो एक दिन मेरा ये जो बड़ा गोल है, बड़ा विजन है, वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होती है? ग्रेट एफिशिएंसी, ग्रेट स्पेशलाइजेशन, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी आ जाती है, और वेस्टेज और मूवमेंट जो है नहीं होती, अननेसेसरी वेस्टेज और मूवमेंट नहीं होती। नेक्स्ट इज अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी मतलब होता है कि हमारे हाथ में पावर है कि हम कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? ये ऑब्लिगेशन टू डू द वर्क, कि हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि हमें काम करना ही करना है। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, वो साथ साथ चलती है, ठीक है। हम एक इंसान के पास थोड़ी बहुत अथॉरिटी भी होनी चाहिए कि वो डिसीजन ले पाए, और उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए कि जो उसको काम मिला है उसके लिए जिम्मेदार हो, ठीक है। अगर मान लो खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता है कि हम इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारी तो वैल्यू ही नहीं है, हमसे तो डिसीजन मेकिंग कराती ही नहीं। और अगर मान लो हमारे पास सिर्फ अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो हम अपनी पावर का मिसयूज भी कर सकते हैं। तो इसलिए ये दोनों साइड बाय साइड चलने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। इसमें क्या होता है? हर ऑर्गेनाइजेशन के, हर फर्म के अपने रूल्स होते हैं, और उन रूल्स को फॉलो करना हमारा जो है फर्ज बनता है। ओबीडियंट बच्चे की तरह हमें उन रूल्स को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। डिसिप्लिन में अच्छे सुपरवाइजर्स होने चाहिए हर लेवल पे, और एग्रीमेंट्स होने चाहिए क्लियरली, फेयरली, और पेनल्टीज जो है, अगर किसी ने गलत काम किया उसको पेनल्टी भी मिलनी चाहिए। और जुडिशियस होना चाहिए, मतलब हर एक को न्याय के प्रति देखना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है कि कि एम्प्लॉयज के ऊपर एक सुपीरियर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक एम्प्लॉय के ऊपर 10-10 बॉस काम कर रहे हैं, तो किसका काम करेगा? बॉस नंबर 1 का करेगा, बॉस नंबर 5 का काम करेगा। तो एक एम्प्लॉय के ऊपर एक बॉस होना चाहिए, समझ में आ रहा है? सो देयर शुड बी वन बॉस, अदरवाइज देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट और कंफ्यूजन, ठीक है। सो ये होती है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होती है कि मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ये गोल है कि हमें 2023 तक 10 करोड़ रुपए कमाने हैं, ठीक है। तो वो 10 करोड़ कमाने के लिए एक डायरेक्शन होती है, जिस डायरेक्शन, एक प्लान होता है जिस प्लान पे हमें काम करना होता है, तब जाके हम वो 10 करोड़ रुपए कमा सकते हैं, ठीक है। तो उस प्लान के हिसाब से चलते जाना, चलते जाना, चलते जाना इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। सो यहाँ पर एक सेम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एक हेड होना चाहिए, मतलब एक बॉस होना चाहिए, और एक प्लान होना चाहिए, और उसी के हिसाब से एक्टिविटी करनी चाहिए। फिर हमें इसी के साथ साथ एक्शन करना चाहिए, साथ ही साथ कोऑर्डिनेट करके चलना चाहिए। तो ये होता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की, मतलब सब सीधा सीधा प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है, कोई भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही कि ये यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, इधर, ये इधर, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रिंसिपल, अच्छा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या अंतर है? यूनिटी ऑफ कमांड में क्या होता है, देखो कि जो
जो सबॉर्डिनेट है या फिर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, उसमें सिर्फ एक बॉस से इंस्ट्रक्शन मिल रहा है। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या होता है कि एक हेड होता है और एक प्लान होता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब ये जो प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड का, ये ज़्यादातर एम्प्लॉय के उस पे बेस्ड होता है, पर्सनल की फंक्शनिंग के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है? कि एक सबॉर्डिनेट के ऊपर, एक पर्सनल के ऊपर या फिर एक एम्प्लॉय के ऊपर एक ही ऑर्डर होगा, एक ही बॉस होगा। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या होता है, ये जो है पूरे डिपार्टमेंट या फिर पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बेस्ड होता है कि एक पूरा प्लान है जिसके आधार पे सभी को काम करना, तो पूरे डिपार्टमेंट का होता है। यूनिटी ऑफ कमांड का मेन पर्पस क्या है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर बहुत सारे बॉस होंगे तो कितनी सारी कंफ्यूजन हो जाएगी। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मेन पर्पस क्या है कि सारे के सारे एम्प्लॉयज़ जितने भी डिपार्टमेंट है कंपनी के, उन सभी एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट करना कि तुम्हें इस डायरेक्शन में जाना है, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर लें। और रिजल्ट क्या आता है, अगर हम यूनिटी इन कमांड में हम देखते हैं कि अगर सिस्टमैटिक तरीके से काम किया जाए तो एफिशिएंसी बढ़ेगी और कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होएगी। और यूनिटी इन डायरेक्शन में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है? कोऑर्डिनेटली हम एक्शंस करते हैं, तो इससे क्या होता है, ओवरलैपिंग नहीं होती, मतलब रिपीट नहीं होता काम, ठीक है? क्या पता इस इंसान ने भी वही काम कर दिया और दूसरे इंसान ने भी वही कर दिया काम, तो वेस्टेज होती है। तो एक यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होता है जिसके आधार पे सब चलते हैं, कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है? नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है रेन्यूमरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। इसमें क्या होता है, हर एक एम्प्लॉय को इक्वल उसकी क्वालिफिकेशंस के हिसाब से, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से और उसके टाइप किस तरीके से वो काम कर रहा है उसके हिसाब से उसको फेयरली पे मिलना चाहिए, ठीक है? अगला प्रिंसिपल देखो, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसमें क्या होता है, हमें ज़्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उसको ज़्यादा महत्व देना चाहिए, उसके बाद एक एम्प्लॉय के इंटरेस्ट को महत्व देना चाहिए। लेकिन मेन जो हमारा काम है वो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करना होता है, ठीक है? एम्प्लॉय के भी इंटरेस्ट को महत्व देना चाहिए, बट ऑन अ स्मॉल पार्ट। बट मेन जो हमारा काम है ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करना, वो ज़्यादा मायने में रखना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन वाला प्रिंसिपल क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि जो डिसीजन मेकिंग की पावर है वो सिर्फ टॉप लेवल पे है। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि हम जितना भी काम है या फिर जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, कितने लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, टॉप मिडल एंड लोअर, ठीक है? तो हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे हम क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट कर दें जितनी भी डिसीजन मेकिंग पावर है या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जितना भी काम है वो हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ठीक है? अब कोई ऑर्गेनाइजेशन एकदम कंप्लीटली सेंट्रलाइज नहीं होती, कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज नहीं होती, तो देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन द टू, ठीक है? अब अगला देखो, स्केलर चेन क्या होता है, ये फॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटी होती है बिटवीन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट। कि मतलब मान लो ए यहाँ पर है, तो ए किसको अप्रोच करेगा, अपने ऊपर वाले मैनेजर को, यानी कि बी को अगर कोई काम है तो किसको अप्रोच करेगा, सी को कोई काम है तो किसको अप्रोच करेगा, डी को, ठीक है? लेकिन अगर ऐसे ऐसे करके सीरीज चलेगी अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है। लेकिन अगर मान लो ए के पास बहुत तगड़ी इमरजेंसी आ गई है और उसको फटाफट से डी से पूछना है या फिर फटाफट से एफ से पूछना है, तो उसके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम होता है गैंग प्लैंक। क्या नाम होता है, गैंग प्लैंक। उस इंस्ट्रूमेंट से वो डायरेक्टली एफ के थ्रू कम्युनिकेट कर सकता है और जल्दी से जल्दी एक्शन लेने की कोशिश कर सकता है, ठीक है? सो ये होती है स्केलर चेन की, मतलब अगर मेन कोई कंफ्यूजन है, कोई काम है, तो हम अपने ऊपर वाले मैनेजर से पूछते हैं। लेकिन अगर हमें हायर मैनेजर से पूछना है या फिर किसी और मैनेजर से पूछना है, तो हम गैंग प्लैंक के थ्रू पूछ सकते हैं, ठीक है? सो दिस इज स्केलर चेन। अब आगे देखो, ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर इज अ टाइप ऑफ रूल। ऑर्डर क्या होता है कि हर चीज की और हर इंसान की एक प्लेस होती है और उसी प्लेस पे उस चीज या फिर इंसान को होना चाहिए। मान लो स्कूल्स में बुक्स कहाँ होनी चाहिए, ऑब्वियसली लाइब्रेरी में होनी चाहिए, तो उसका एक प्लेस है, उसकी एक ऑर्डर है, ठीक है? और मान लो एक स्कूल में प्रिंसिपल कहाँ बैठेंगे, प्रिंसिपल रूम में बैठेंगे, तो वो एक उनका प्लेस है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में एक सुटेबल प्लेस होती है, सुटेबल जगह होती है जहाँ पर वो इंसान या फिर वो चीज़ हमें मिल जाती है। तो इससे हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता कि वो चीज़ कहाँ मिलेगी या फिर वो इंसान कहाँ मिलेगा। तो इससे मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है। इक्विटी क्या होती है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट जो है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, बिलीव, बेसिस,
यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन या फिर नेशनलिटी। सबको जो है वो बिल्कुल ही फेवर नहीं करना चाहिए, सबको जो है बिल्कुल ही पनिश नहीं करना चाहिए, फेयर प्ले होना चाहिए हर जगह। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, अब यहाँ पर क्या होता है, एक इंसान को ऑर्गेनाइजेशन में लेने के लिए बहुत तगड़े इंटरव्यूज और बहुत तगड़ा सिलेक्शन प्रोसेस होता है, ठीक है। सो अगर मान लो कोई पर्सन सेलेक्ट होके आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है, तो उसको ना एक मिनिमम पीरियड तक आपको रखना ही रखना पड़ेगा। जैसे आपका मिनिमम पीरियड 6 महीने का या फिर 1 साल का, तो उससे पहले आप उस इंसान को निकाल नहीं सकते हो, ताकि आप उसके रिजल्ट देख सको कि हमने जो इसको काम दिया था वो इसने कैसे किया है, इस टाइप से। नेक्स्ट इज इनिशिएटिव। आपको क्या करना चाहिए कि हर एक इंसान को थोड़ा बहुत मौका देना चाहिए, हर एम्प्लॉय को थोड़ा बहुत मौका देना चाहिए, ताकि वो जो है अपने मतलब जो डिसीजन मेकिंग है वो कर सके, एग्जीक्यूट कर सके, प्लान को सोच सके। इस तरीके से वर्कर्स को भी चांस मिलना चाहिए कि वो इनिशिएटिव ले, फर्स्ट स्टेप ले, ठीक है। नेक्स्ट इज एस्पिरिट द कॉर्प्स का क्या मतलब है, एम्प्लॉयज के बीच में यूनिटी, हार्मनी और टीम स्पिरिट जैसे ही फीलिंग्स को प्रमोट करना, और मैनेजमेंट को काम करना चाहिए ताकि वो टीम स्पिरिट को बिल्डअप करते रहे। तो ये होता है मोटिवेटिंग द कॉर्प्स, ठीक है। तो अब हमने हेनरी फ्योल जी के 14 प्रिंसिपल्स पढ़ लिए जो कि बहुत ईजी थे। अब हम टेलर जी के साइंटिफिक मैनेजमेंट देखेंगे। बेसिकली इन्होंने साइंटिफिक चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया हुआ है। इन्होंने अपनी तरफ से प्रिंसिपल्स भी दिए हैं और साथ ही साथ टेक्निक्स भी दी हैं, जो कि अब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो अब टेलर का पूरा नाम क्या था, फ्रेडरिक विंसलो टेलर। क्या नाम था, फ्रेडरिक विंसलो टेलर। और इनकी डेट ऑफ बर्थ देखो 1856 से लेकर 1950 तक। और ये जो है इतने कम ड्यूरेशन में, यानी कि 1878 से लेकर 1854 तक इन्होंने क्या किया था, ये पहले थे चीफ इंजीनियर, ठीक है। कहाँ पर, मिडवेल स्टील कंपनी यूएसए में, ठीक है। सो ये सबसे पहले वो थे। उसके बाद टेलर ने क्या किया, ये एक्सपेरिमेंट्स करते रहते थे बहुत सारे, और इस कंक्लूजन पे आते थे कि वर्कर्स जो है उनका जो टास्क है वो उससे कम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अच्छे से अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रही है, ठीक है। सो अब क्या होता है, वो कहते हैं कि जो मैनेजमेंट है, जो कंपनी का मैनेजमेंट है और जो वर्कर्स हैं, वो एक दूसरे की तरफ इतने ज़्यादा खिंचाव सा फील करते हैं, मतलब दे आर नॉट गुड, दे डिड नॉट मेंटेन गुड रिलेशनशिप विद ईच अदर, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ सजेशंस देते हैं ताकि मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में अच्छा तालमेल बना रहे और जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स है वो भी अचीव हो जाए। तो बहुत सारे थ्योरीज देते हैं कि कैसे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक्स को यूज करके अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे ये प्रॉब्लम आ गई तो चल ये करके देख ले, पहले भी यही करके देखा था हमने तरीका, तो तब तो सॉल्व हो गया था, अभी भी ये कर ले। तो हिट एंड ट्रायल मेथड जो है उसको छोड़ के साइंटिफिक मैनेजमेंट को अप्रोच करो, ताकि कंपनी जो है अच्छी तरीके से फंक्शनिंग करे, ठीक है। तो उन्होंने ऐसे बहुत सारी साइंटिफिक टेक्निक्स, साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए थे, जिसके हिसाब से कंपनी जो है बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करने लग गई थी। और इसी वजह से, उनके कंट्रीब्यूशन की वजह से उनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहने लग गए थे। और उनकी साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स की वजह से बहुत मैक्सिमम प्रोडक्शन होने लग गई थी, बहुत बड़े लेवल पे प्रोडक्शन होने लग गई थी, वो भी कम से कम कॉस्ट में, जिसकी वजह से प्रॉफिट और ग्रोथ ऑफ द कंपनी वुड इंक्रीज, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम कुछ प्रिंसिपल्स उन्होंने दिए थे साइंटिफिक मैनेजमेंट में, वो कौन कौन से थे वो हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। अब यहाँ पे क्या होता है, वो कहते हैं कि साइंटिफिक स्टडी होनी चाहिए। जॉब में कोई भी एक जॉब है उसकी अच्छे से स्टडी होनी चाहिए, उसका एनालिसिस होना चाहिए। और हमें हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज नहीं करना चाहिए कि पहले भी ये चीज आई थी तो हमने पहले ये चीज करके देखी थी तो तब तो सॉल्व हो गई थी। जरूरी नहीं है कि पहले आपने जो चीज अपनाई है वो इस सिचुएशन में भी लग जाए। तो हिट एंड ट्रायल मेथड को छोड़ के हमें नई नई टेक्निक्स बनाते रहना चाहिए, वो भी टाइम टू टाइम। हमें नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते रहना चाहिए, ताकि हमारा जो काम है वो टाइम टू टाइम सिंपल बनता जाए, इजियर बनता जाए और क्विक होता रहे, ठीक है। नेक्स्ट इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब मैनेजर्स और वर्कर्स के बीच में एक हार्मनी होनी चाहिए, कोई किसी से छोटा बड़ा नहीं होता, सबको एक दूसरे के रोल का रिस्पेक्ट करना चाहिए। जैसे अब हमारे अंदर इतनी समझ है कि अगर मान लो ये पर्टिकुलर कम्युनिटी, इंसान या फिर प्रोफेशन अगर हमारी सोसाइटी में नहीं होगा, तो फिर कितना बड़ा लॉस हो जाए। जैसे मान लो अगर हमारी सोसाइटी में या फिर कम्युनिटी में यू कैन से लाइक
कॉबलर्स नहीं होंगे तो कितना सारा काम रुक जाएगा कॉबलर्स के बिना, ठीक है। तो हमें किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए, वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर रोल। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं, हार्मोनी होना चाहिए, डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको हमेशा इंडिविजुअल तरीके से ही काम करना है, आपको टीम वर्क करना है, ठीक है, कोऑपरेट करके चलना है, ताकि मैनेजमेंट और वर्कर्स जो है दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करें और साथ में परफॉर्म करे। ऐसा नहीं है वर्कर्स जो है जब चाहे स्ट्राइक पे चले गए, दोनों को कोऑपरेट करना चाहिए अपने अपने एंड पे। थोड़ी बहुत मैनेजमेंट भी सुने वर्कर्स की, और वर्कर्स भी थोड़ी बहुत मैनेजमेंट की सुने, इस तरीके से, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। इसमें ऐसा होता है, जैसे मान लो मैंने एमए इन इकोनॉमिक्स की हुई है, ठीक है, तो मुझे एमए इन इकोनॉमिक्स के हिसाब से ही मुझे जॉब मिले, ठीक है, ताकि मैं बहुत अच्छे से अपना बेस्ट कर सकूं। अब मान लो मैंने एमए इकोनॉमिक्स की है और मुझे मिल जाए काम कंप्यूटर एप्लीकेशंस का, या फिर यू कैन से बायोलॉजी का, सो हाउ कैन आई डू दैट मच गुड इन दैट एरिया, है ना। सो जो भी आपका कॉम्पिटेंसी लेवल है, जो भी आपकी एबिलिटीज है, कैपेसिटीज है, उसी के हिसाब से आपको जॉब मिलनी चाहिए, ठीक है। सो अब हम पढ़ेंगे, तो ये हो गए प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय टेलर। अब हम उनकी साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स देखेंगे। तो सबसे पहले उनकी टेक्निक है फंक्शनल फॉरमैनशिप। इसमें क्या होते हैं, दो हेड होते हैं, एक प्लानिंग इंचार्ज और एक प्रोडक्शन इंचार्ज, ठीक है। जैसे फैक्ट्री मैनेजर है ना, फैक्ट्री मैनेजर दो टाइप के होते हैं, प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज। अब प्लानिंग इंचार्ज के अंडर भी चार टाइप के मैनेजर्स आते हैं, और प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर भी चार टाइप के मैनेजर्स आते हैं। जैसे प्लानिंग इंचार्ज के अंदर कितने आते हैं, और मतलब कौन कौन से आते हैं, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और डिसिप्लिनेरियन, ठीक है। और प्रोडक्शन इंचार्ज के अंडर आते हैं स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर, ठीक है। और इनके अंडर बहुत सारे वर्कमैन होते हैं जो इनका काम करते हैं। अब इनका मेन रोल क्या है वो देख लेते हैं। जैसे प्लानिंग इंचार्ज के अंदर आते हैं सबसे पहले रूट क्लर्क। तो इनका काम क्या होता है कि जो प्रोडक्शन हो रही है, जो उत्पादन हो रहा है वो सही स्टेप्स के साथ हो रहा है। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का क्या काम होता है कि वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन देना। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का काम क्या होता है कि कितना टाइम और कितना कॉस्ट लग रहा है इस जॉब में, ठीक है। और शॉप डिसिप्लिनेरियन का क्या काम होता है कि डिसिप्लिन बना रहे, सारे के सारे वर्कर्स जो हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें। अब प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर कौन कौन से आते हैं, जैसे कि गैंग बॉस जो कि टूल्स एंड मशीनरी को देखता रहेगा कि सही से काम कर रहे हैं या नहीं। स्पीड बॉस देखेगा कि काम स्पीड से एक्यूरेटली हो रहा है, जॉब जो है अच्छे से कंप्लीट कर रहा है कोई इंसान या नहीं। रिपेयर बॉस जो है वो नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो टूल्स एंड मशीन अच्छे से काम कर रहे हैं, वर्किंग कंडीशन में है या नहीं, उन सब चीज़ों को देखेगा। और इंस्पेक्टर जो है क्वालिटी ऑफ वर्क की, जो प्रोड्यूस होकर आ रहा है, जो प्रोडक्ट बन रहा है, जो सर्विसेज आ रही हैं, उनकी क्वालिटी कैसी है। तो ये होता है इंस्पेक्टर, ठीक है। सो ये फंक्शनल फॉरमैनशिप वाली पहली टेक्निक थी। दूसरी टेक्निक थी स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। इस टेक्निक के अंदर क्या होता है, ये देखो, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हम स्टैंडर्ड्स बनाएं, ठीक है। हर बिजनेस एक्टिविटी के हम स्टैंडर्ड बनाए, रूल्स बनाए, रेगुलेशंस बनाए, ठीक है। और सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है कि हम कैसे अपने काम को सिंप्लीफाई करें, जिससे कि हमारी कॉस्ट बच जाए, लेबर की कॉस्ट बच जाए, मशीन टूल्स भी अच्छे से यूज हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए। तीसरी टेक्निक है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी का क्या मतलब होता है कि हम एक ऐसा मेथड चुने, एक ऐसा तरीका चुने अपनी जॉब को करने का, जिससे कि बहुत बेस्ट आउटपुट आ सके, मटेरियल को यूज़ करके, मशीनरी को यूज़ करके, मैन पावर और कैपिटल को यूज़ करके, मतलब वेस्टेज भी कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट हमें देखने को मिले। सो ये होती है मेथड स्टडी। मोशन स्टडी क्या होती है कि हम जो है जितनी भी वेस्ट एक्टिविटी है, फिर जहाँ पर भी हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, उन सब चीज़ों को एलिमिनेट कर दें, और उसके बाद हम एक अच्छा सा तरीका ढूंढे, अच्छा सा एक मोशन वर्क ढूंढे, जहाँ पर से हमारा, जहाँ पर टाइम वेस्ट हो रहा था उसको एलिमिनेट करके हम कोई वो वाला टाइम यूजफुल जगह लगाएं, ताकि हमारा जल्दी जल्दी काम हो जाए। टाइम स्टडी क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड टाइम, जैसे मान लो स्कूल में एक लंच का ब्रेक होता है, वो 20 मिनट का होता है। तो आपको क्या लगता है, ऐसे ही रख दिया 20 मिनट, बहुत सोच समझ के 20 मिनट का टाइम रखा है कि इतने टाइम में ये जो चीज़ है या फिर इतना ब्रेक जो है वो आपके लिए सफिशिएंट है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है टाइम स्टडीज का, कि जितने भी नंबर ऑफ वर्कर्स हमने एम्प्लॉय किए हैं,
उनको स्कीम्स भी अच्छी से मिल जाए, इंसेंटिव स्कीम भी, और लेबर कॉस्ट भी देखी जाए, ठीक है। तो टाइम स्टडी जो है उसके अंदर काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं कि कितना टाइम किस जॉब को देना है, किस काम को देना है, और उसके हिसाब से हमें कितने इंसेंटिव्स रखने हैं कि इस इंसान का काम इतने टाइम का होता है, तो उसी हिसाब से उसके पे रखे, ठीक है। इस तरीके से फैटिग स्टडी क्या होता है कि कितना इस जॉब में इस इंसान को कितना टाइम रेस्ट देना चाहिए हमें, ठीक है, ताकि जो वर्कर्स का लॉस स्टेमिना है वो रीगेन हो जाए और वो जो है लो फील ना करे वाइल डूइंग द जॉब। नेक्स्ट इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है कि जो अच्छा काम करेंगे उनको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, जो थोड़ा कम जो थोड़ा मतलब कम एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं उनको थोड़ा कम पैसा मिलेगा। तो जो लोग हैं वो मोटिवेट हो जाएँ कि अच्छा अगर हमने अच्छा काम किया तो हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है? तो ये होता है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम कि जो लेस एफिशिएंट वर्कर्स हैं या फिर इनएफिशिएंट वर्कर्स हैं, उनको मोटिवेट किया जाए कि अगर तुम अच्छे से और जल्दी-जल्दी काम करोगे, एफिशिएंटली काम करोगे तो तुम्हें ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो यहाँ पर देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है, स्टैंडर्ड टास्क है आपको 10 यूनिट बनानी है डेली की डेली। अगर आपने 10 यूनिट से ज़्यादा बना लिया तो आपको रेट मिलेगा ₹50 और 10 यूनिट से कम मिला है तो रेट मिलेगा बनाया तो रेट मिलेगा ₹40, ठीक है। तो एक वर्कर है जिसका नाम ए है तो उसने 11 यूनिट बना दी यानी कि 10 यूनिट से ज़्यादा, ठीक है। तो उसे मिलेंगे 11 मल्टीप्लाई बाय 50 यूनिट तो ₹550। और वर्कर बी ने बनाई 9 यूनिट यानी कि 10 यूनिट से कम, तो उसको मिलेगा ₹40 के हिसाब से, यानी कि 9 यूनिट इंटू 40 इज इक्वल्स टू ₹360। तो कहाँ तो 550 और कहाँ 360। तो ₹190 का जो फ़र्क आया वो वर्कर बी को मोटिवेट करेगा कि हाँ मुझे अच्छे से काम करना है, तभी मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो टेक्निक्स हैं, एक और टेक्निक थी वो नीचे है, मेंटल रेवोल्यूशन। इसमें क्या होना चाहिए, मैनेजमेंट को है ना काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट बनाना चाहिए ताकि वर्कर्स जो है वो बहुत लॉयल्टी से अच्छे से काम करें। उनको मतलब वर्कर्स के अंदर ये एटीट्यूड होना चाहिए कि हमें प्रॉफिट के लिए लड़ने के बजाय हमें इस तरीके से काम करना चाहिए ताकि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता रहे, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली उनको भी मिलेगा, ठीक है। तो ये मेंटल रेवोल्यूशन, एक ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर थोड़े बहुत डिफरेंस हमें बता रखे कि टेलर और फ्योल में क्या क्या डिफरेंस थे। सबसे पहले पियोल ने क्या किया था, थ्योरी दी थी कि मैनेजमेंट प्रोसेस जो है वो कैसा-कैसा होता है, ठीक है? और टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट का थ्योरी दी थी। अब यहाँ पर कंसर्न क्या थे, तो फ्योल की जितनी भी प्रिंसिपल्स थे वो किसके साथ डील करते थे कि मैनेजमेंट में एफिशिएंसी कैसी आए, और टेलर ने क्या किया था कि वर्कर्स के अंदर एफिशिएंसी कैसे आए, ठीक है? उसके बाद जो फ्योल थे उनके जो प्रिंसिपल्स थे वो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लिए थे, और जो टेलर थे उनके प्रिंसिपल्स जो थे वो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लिए थे। फोकस क्या था कि वो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करें, और यहाँ पर किसके ऊपर फोकस था कि वर्क को सिंप्लीफाई कैसे किया जा सके, ठीक है। उसके बाद जो फ्योल थे उनको क्या बुलाया जाता था, फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, और हेनरी और टेलर को क्या बुलाया जाता था, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये मैंने आपको बताया दिया था। उनका मेन कंट्रीब्यूशन किसके ऊपर था, उन्होंने मतलब 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, और इनका क्या था कि इन्होंने 4 तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए थे और 6 जो थे इनके टेक्निक्स थे। इस तरीके से आप बता सकते हो। ह्यूमन एलिमेंट जो था वो हेनरी फ्योल में काफ़ी भर-भर के था, जैसे इक्वालिटी, इनिशिएटिव, फिर रेन्यूमरेशन। और यहाँ पर कोई भी ह्यूमन एलिमेंट नहीं था, मतलब ह्यूमंस के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स थी। रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, जो फियोल के प्रिंसिपल है वो फ्लेक्सिबल है, मतलब उनको तोड़ मोड़ के कहीं भी यूज़ किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो टेलर के प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स थी वो रिजिड थी, है ना, उनको तोड़ मोड़ के ज़्यादातर मतलब फिक्स ही रहते हैं, उनको बदला कम जा सकता है, ठीक है। जैसे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो होते हैं उनको हम चेंज ज़्यादातर नहीं कर सकते। एप्लीकेबिलिटी, तो जो फ़ियोल थे वो चाहे बिज़नेस हो, नॉन बिज़नेस हो, चाहे छोटा हो, बड़ा एंटरप्राइज़ हो, हर जगह यूज़ हो सकते थे। लेकिन इनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो सिर्फ़ प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ही यूज़ हो सकते थे। और ही स्ट्रिक्टली फॉलो दिस प्रिंसिपल। वो जो हेनरी फ्योल थे वो ये मानते थे कि 1 बॉस होना चाहिए एक एम्प्लॉय के लिए, और टेलर क्या मानते थे कि 8 बॉस होने चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको कितने सारे बॉस पढ़ाए ना फंक्शनल फॉरमैनशिप में, तो कहते हैं कि 8 बॉस तो होने ही होने चाहिए। तो इस तरीके से हमारे जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वाला चैप्टर है वो फाइनली खत्म होता है। एंड आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, वीडियो भी काफ़ी अच्छी लगी होगी। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना।
So, if you like the video and the explanation, then please do like, share, comment, and subscribe the channel. Thank you so much.